नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिटेन में दल प्रणाली का विकास और विभिन्न दलों की स्थिति की चर्चा करेंगे। राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है? लोकतंत्र के लिए इनका महत्व क्या है? सबसे पहले यह जानना आवश्यक है। वास्तव में आधुनिक लोकतंत्रों में जनता स्वयं नीति निर्माण में और कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती। यह कार्य जनता अपने द्वारा अपनी पसंद के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से संपन्न करती है। इसलिए प्रतिनिधियों का चुनाव किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। किंतु प्रश्न यह है कि जनता के द्वारा चुने जाने वाले ये प्रतिनिधि कौन होते हैं? सैद्धांतिक स्थिति ये है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक आज के लोकतंत्र में देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकारी है। किंतु इस सैद्धांतिक स्थिति के अलावा यदि व्यवहार का अध्ययन करें तो व्यवहार में अकेला व्यक्ति देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। इसके लिए उसे किसी न किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करनी आवश्यक है। इसलिए आज व्यावहारिक स्थिति यह है कि लोकतंत्र चाहे उसका कोई भी स्वरूप क्यों न हो, वह राजनीतिक दलों के बिना अव्यवहार्य है और अकल्पनीय है। और इसीलिए आज राजनीतिक दलों को शासन का चौथा अंग कहा जा सकता है। वरन स्थिति यहाँ तक है कि व्यवस्थापिकाएं और कार्यपालिकाएं केवल राजनीतिक दलों के मुख्य कार्यों के ऊपर आवरण मात्र हैं। व्यवस्थापिका और कार्यपालिकाओं की आड़ में वस्तुतः राजनीतिक दल ही अपनी नीतियों को आगे बढ़ाते हैं और राजनीतिक दल ही अपनी शक्ति को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। इसीलिए ब्राइस ने ये कहा है कि राजनीतिक दलों के अभाव में लोकतंत्र कैसे चल सकता है, यह किसी ने भी आज तक नहीं बताया है। और एक विचारक यूबर हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि लोकतंत्र के चलाने में राजनीतिक दलों की जो भूमिका है वो ल्यूब्रिकेशन की या उसमें तेल देने के समान है। राजनीतिक दल किसे कहते हैं, यह जानना भी आवश्यक है। वास्तव में राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का संगठन है, ऐसे व्यक्तियों का औपचारिक संगठन है जो एक जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित हुए हों। और इन लोगों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सत्ता प्राप्ति होता है। अर्थात राजनीतिक दल की विशेषता यह है कि वह प्रत्येक आम चुनाव में अपने उम्मीदवारों को खड़ा करके अधिकाधिक सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसके सदस्य अपने सिद्धांतों और कार्यक्रमों के प्रति निष्ठावान होते हैं। वे मिलकर चुनाव लड़ते हैं। प्रत्येक दल का अपना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम होता है। और ये जो राजनीतिक दल हैं, ये संपूर्ण देश के सार्वजनिक हितों से सरोकार रखते हैं और सार्वजनिक हित की भावना से प्रेरित होते हैं। इन दलों के अपने अनुशासन के नियम होते हैं। इनकी सदस्यता के लिए कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है और ये बहुत ही सुदृढ़ रूप से गठित पूरे देश में फैले हुए और एक व्यवस्थित औपचारिक संगठन की तरह कार्य करते हैं। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र, जैसा कि हमने अभी बताया, राजनीतिक दलों के बिना चल ही नहीं सकता। आज के लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल प्राणवायु के समान कार्य करते हैं। यहाँ फिर प्रश्न उठता है कि ऐसे राजनीतिक दलों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी? कैसे प्रारंभ में इन राजनीतिक दलों ने आकार ग्रहण किया होगा? और जब हम इन प्रश्नों पर विचार करते हैं तो फिर से
हमारे लिए ब्रिटेन की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके लिए आभार प्रकट करने का एक मौका मिलता है। क्योंकि जैसे हमने पिछले कई वीडियोस में ये लगातार देखा है कि ब्रिटेन ने ही दुनिया को संविधान की अवधारणा प्रदान की है, ब्रिटेन ने दुनिया को संसद की अवधारणा दी है, ब्रिटेन ने ही प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, लोकसभा अध्यक्ष, न जाने कितनी कितनी आधुनिक लोकतंत्रात्मक संस्थाओं की जो विकास है वो ब्रिटेन में ही हुआ है। और राजनीतिक दलों का विकास भी इसका अपवाद नहीं है। आज पूरी दुनिया में फैले हुए राजनीतिक दलों का जो यदि इतिहास की दृष्टि से बीज देखें तो बीज रूप में इनकी उत्पत्ति इंग्लैंड में ही हुई, वहीं पर ये पूर्ण विकसित हुए और वहीं से ही दुनिया ने राजनीतिक दलों के इस अवधारणा को ग्रहण किया। जेनिंग्स ने इस संबंध में ये लिखा है, जो कि ब्रिटेन के संविधान के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने ये लिखा है कि ब्रिटेन का शासन राजनीतिक दलों से ही प्रारंभ होता है और राजनीतिक दलों में ही समाप्त हो जाता है। यदि ब्रिटेन में दल प्रणाली के अंकुरण की यदि चर्चा करें तो हम देख सकते हैं कि लंकास्ट्रियन काल में ब्रिटेन में जब 1455 से लेकर के 1485 तक गुलाबों का युद्ध के नाम से 30 वर्षीय युद्ध हुआ था, उसको वॉर ऑफ रोजेस या गुलाबों का युद्ध कहते हैं। वस्तुतः ये दो राजवंशों के बीच सत्ता और शक्ति प्राप्त करने के लिए युद्ध था। इस युद्ध में दो राजवंश थे। एक राजवंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो लाल गुलाब था और दूसरे राजवंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो सफ़ेद गुलाब था। इनमें दोनों ही पक्षों की तरफ से लड़ने वाले जो संगठन थे वो दो प्रकार के संगठन थे। उनमें एक संगठन का नाम था लंकास्ट्रियन और दूसरे संगठन का नाम था मार्किस्ट। लंकास्ट्रियन और मार्किस्ट ये इस प्रकार से वॉर ऑफ रोजेस के समय से ही हम देख सकते हैं कि जनता का जो समूह है इन राजवंशों के पक्ष में दो भागों में विभाजित हो गया और इसी को हम प्रारंभिक रूप में राजनीतिक दलों का बीज कह सकते हैं। फिर एक बार जब ये जनता का इस प्रकार से दो भागों में विभाजन हो गया, ये अलग अलग राजवंशों के काल में अलग अलग रूप में विद्यमान रहा। स्टुअर्ट काल में जो यही लंकास्ट्रियन और मार्किस्ट नामक दल थे, इनका नाम बदल करके राउंड हेडर्स और कैवेलियन हो गया। और ये जो राउंड हेडर्स और कैवेलियन हैं, इन दोनों ने अपने अपने प्रभाव को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जेम्स द्वितीय को जबकि सत्ता प्राप्त करनी थी चार्ल्स द्वितीय के मृत्यु के पश्चात, तो उस समय जनता फिर दो भागों में विभाजित हो गई। एक दल का ये कहना था कि जेम्स द्वितीय जो कि एक तानाशाह और कठोर कैथोलिक शासक है, उसको शासन नहीं सौंपा जाना चाहिए, उसे राजा नहीं बनाया जाना चाहिए। जबकि जो दूसरा समूह है जनता का, वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध था कि जेम्स द्वितीय को ही राजा बनाना चाहिए। इस प्रश्न पर संसद में बहिष्कार विधेयक लाया गया और फिर यहाँ पर जो संसद के जो प्रतिनिधि हैं वो दो धड़ों में विभाजित हो गए। जेम्स द्वितीय के पक्ष में जो समूह था वो टोरीज कहलाए और जो जेम्स द्वितीय के विरोध में, जो कि ये नहीं चाहते थे कि जेम्स द्वितीय ही राजा बने, उनके विरोधियों का जो समूह था वो विग कहलाए। TORRY टोरी और WHIG विग। तो इस प्रकार से स्पष्ट रूप में स्टुअर्ट काल में यह जो एक भेद उत्पन्न हुआ, इस समय संसद में एक कानून जेम्स द्वितीय के विरोध में लाया गया। उसका नाम था बहिष्कार विधेयक या एक्सक्लूजन बिल। यह बहिष्कार विधेयक
इस पर जब मतदान होना था तो ये जो प्रतिनिधि हैं फिर दो भागों में बट गए। जो इस बहिष्कार विधेयक के पक्ष में थे, यानी कि जो ये चाहते थे कि राजा का बहिष्कार कर दिया जाए, वो विग्स कहलाए, और जो चाहते थे कि राजा का बहिष्कार नहीं किया जाए, इसलिए बहिष्कार विधेयक की हार होनी चाहिए, जो इसके विरोध में थे, वो टोरीज कहलाए। और यहाँ से राजनीतिक दल प्रणाली इंग्लैंड में प्रकट रूप ग्रहण कर लेती है और लंबे समय तक ये जो दो दल हैं वो टोरी दल और विग दल के नाम से जाने गए। कालांतर में 19वीं शताब्दी में जो टोरीज हैं उनका नाम बदल करके कंजर्वेटिव पार्टी या अनुदार दल हो गया, और जो विग हैं उनका नाम बदल करके उदार दल या लिबरल पार्टी हो गया। इस तरह से कंजर्वेटिव पार्टी या लिबरल पार्टी, अनुदार दल और उदार दल, ये दो राजनीतिक दल ब्रिटेन की राजनीति में विधिवत रूप से स्थापित हो गए। और 20वीं शताब्दी में, पूरे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर के और 20वीं शताब्दी तक इन्हीं दो राजनीतिक दलों का ब्रिटेन की राजनीति में वर्चस्व रहा। ये जो दो दल हैं, इन दो दलों की प्रधानता के कारण ही ब्रिटेन के जो राजनीतिक दल प्रणाली है उसे द्विदलीय प्रणाली कहा गया। अर्थात सत्ता प्राप्ति के लिए व्यवस्थापिका में जो चुनाव लड़ते थे, उन चुनावों में मुख्यतः ये दो राजनीतिक दल देश के विभिन्न हिस्सों से अपने अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते थे और इस तरह से अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते थे कि उनके ही दल को विजय मिले। और जिस भी राजनीतिक दल के अधिक प्रत्याशियों को मत मिलता था या संसद में बहुमत मिलता था, वही राजनीतिक दल सरकार बनाने लग गया और उसी राजनीतिक दल से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का चयन किया जाने लगा। इस प्रकार समय के साथ संयोग के तत्व के कारण ब्रिटेन में धीरे धीरे राजनीतिक दलों का भी विकास होने लग गया और ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली भी एक निश्चित आकार ग्रहण करने लग गई। यहाँ हमें एक चीज़ दिखाई देती है स्पष्ट रूप से कि ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली का जो विकास है वो राजनीतिक दलों की उपस्थिति के कारण ही संभव हुआ। यदि ये दो राजनीतिक दल ब्रिटेन की राजनीति में विकसित नहीं हुए होते तो आज दुनिया को संसदात्मक शासन प्रणाली का वरदान संभवतः नहीं मिलता। इसलिए ये जो द्विदलीय प्रणाली है जिसने ब्रिटेन में सफलतापूर्वक कार्य किया और ब्रिटेन के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करी, और इसी द्विदलीय प्रणाली ने ब्रिटेन के राजतंत्र को लोकतंत्र में बदलने का कार्य भी किया। इसलिए दुनिया भर के संविधान विशेषज्ञों ने राजनीतिक दलों के इस क्षेत्र में द्विदलीय प्रणाली को लोकतंत्र के लिए आदर्श प्रणाली के रूप में स्वीकार कर लिया। अर्थात किसी देश में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी होनी चाहिए? केवल एक राजनीतिक दल होना चाहिए या केवल दो राजनीतिक दल होने चाहिए या बहुत से राजनीतिक दल या बहुदलीय प्रणाली होना चाहिए? तो एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय, इनमें से द्विदल प्रणाली को आदर्श स्थिति माना जाता है और ब्रिटेन में यही स्थिति चलती रही। तो ब्रिटेन में यदि दल प्रणाली की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश दल प्रणाली की यही प्रमुख विशेषता है कि ब्रिटेन में प्रारंभ में से ही एक साथ दोनों राजनीतिक दलों का उदय होता है। ऐसा नहीं है, ये भी जानना बहुत रुचिकर है कि ब्रिटेन में टोरीज और विग, इन दोनों राजनीतिक दलों का उदय प्रत्येक बार हर एक घटना के साथ होता है। किसी न किसी एक प्रश्न पर एक साथ जनता दो भागों में विभाजित हो जाती है, दो धड़ों में बंट जाती है और ये दोनों धड़े ही आगे जाकर के राजनीतिक दलों के रूप में विकसित होते हैं। तो द्विदलीय प्रणाली इंग्लैंड के राजनीतिक दल प्रणाली की विशेषता है। यद्यपि 21वीं शताब्दी में
और 20वीं शताब्दी का जो आखिरी दशक है उसमें हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन में जो झुकाव है अब द्विदलीय प्रणाली से आगे बढ़ते हुए बहुदलीय प्रणाली की तरफ हो गया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कठोर दलीय अनुशासन। ब्रिटेन में दलों का अनुशासन बहुत कठोर होता है और कोई भी सदस्य दलों के नेताओं की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करता है। यहाँ तक कि कोई सदस्य वहाँ भारत की तरह दल बदल प्रणाली भी प्रचलित नहीं है। वहाँ पे सदस्य अपने दलों की नीतियों और उद्देश्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं और वहाँ आसानी से दल बदल नहीं होता। दलों का संगठन कठोर होता है और जो संगठन के जो नियम हैं वो बहुत कठोर, नियंत्रित और केंद्रित होते हैं। ऊपर से नीचे तक व्यवस्थित रूप से श्रेणीबद्ध संगठन वहाँ पर है और दल की जो नीचे की इकाइयाँ हैं उन पर ऊपरी इकाइयों का नियंत्रण पूरी तरह से बना रहता है। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों के बारे में एक और विशेषता यह है कि वहाँ दलों में सैद्धांतिक मतभेद पाया जाता है। अनुदार दल मुख्यतः दक्षिणपंथी माना जाता है तथा जो उदार दल है वो वस्तुतः प्रगतिशील या परिवर्तन का समर्थक माना जाता है। इस प्रकार से ब्रिटेन की दल प्रणाली में जो राजनीतिक दलों का जो विकास हुआ है वो बहुत ही व्यवस्थित और सुंदर तरीके से हुआ है और स्थापित रूप से ये जो राजनीतिक दल प्रणाली है इसने ब्रिटेन के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है। विभिन्न राजनीतिक दलों के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।